तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी क्षितिज में भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा रचित संस्कृति इस पूरे पाठ को आसान और मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं। भले आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले देख रहे हो, बट मेरी पूरी गारंटी है इस चैप्टर्स को आप इतना अच्छे से समझने वाले हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो में हम 3 चीज़ें बेसिकली डिस्कस करेंगे। पहला, इस चैप्टर के राइटर के बारे में सामान्य परिचय, कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा, इस चैप्टर का सारांश यानी कि समरी, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। एंड थर्ड है क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करूँ। उससे पहले चैप्टर का थोड़ा सा सामान्य परिचय। इस चैप्टर में 2 चीज़ें डिस्कस की गई हैं लेखक के द्वारा। पहली है संस्कृति, दूसरी है सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता ये 2 शब्द ऐसे हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयोग करते हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग शब्द हैं? क्या ये दोनों एक ही शब्द हैं? फिर इन दोनों का अलग अलग और कैसे यूज़ होता है, इस चीज़ को लेखक ने यहाँ पर समझाया है। मेरे बारे में जान लो, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। वीडियो आपको पसंद तो आने वाला है, इसलिए अभी लाइक कर दो क्योंकि बाद में तो भूल जाते हैं आप। और यस, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर सारी एजुकेशनल अपडेट, पढ़ाई वगैरह आपकी करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे लेखक का परिचय। भदंत आनंद कौशल्यान जी का जन्म 1905 में पंजाब में अम्बाला ज़िले के सोहना गांव में हुआ था। प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग की जो इनकी बेसिक शिक्षा है वो बौद्ध धर्म अपनाकर ये बौद्ध बन गए थे। बौद्ध भिक्षु के रूप में भ्रमण करते हुए इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए बहुत सारे यानी कि अनेक प्रयास किए। सन 1988 में इनका देहावसान यानी कि इनकी डेथ हो गई। अब जानते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाएं में भिक्षु के पात्र, जो भुला न सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाजा न होते, रेल का टिकट और कहाँ क्या देखा, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो इनको भी आप रचनाओं को भी जरूर समझें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनकी भाषा शैली कैसी थी, जो लिखने का इनका ढंग था। कौशल्यान जी की भाषा सरल थी, बड़ी सिंपल सी भाषा थी। हालांकि इस चैप्टर में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो हमें देखने को मिलता है, बट वीडियो को देखने के बाद आपको और भी सरल लगेगा। स्पष्ट और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। इनकी रचनाओं में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। इन्होंने वर्णनात्मक और आत्मकथात्मक शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। वर्णनात्मक, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, एंड आत्मकथात्मक यानी कि अपने बारे में अपनी कथा बताना। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। संस्कृति नामक निबंध में भदंत आनंद कौशल्यान जी ने संस्कृति और सभ्यता की विस्तृत व्याख्या की है, एक्सप्लेन किया है दोनों शब्दों को बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया एग्जाम्पल दे करके। प्रस्तुत निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी अनेक जटिल प्रश्नों को हल करने और समझने की प्रेरणा देता है। लेखक ने बताया कि सभ्यता और संस्कृति 2 ऐसे शब्द हैं, ये दोनों ऐसे शब्द हैं आपके घरों में भी बहुत यूज होते होंगे, जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। आमतौर पे हमने देखा होगा, हमारे टीचर्स भी कह देते हैं तुम्हारी यही सभ्यता है, ये तुम्हारी कैसी संस्कृति है। हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी कह देते हैं, है ना। तो मतलब ये दोनों शब्द बहुत यूज़ होते हैं, परंतु ये शब्द सबसे कम समझ में आते हैं। जिन अर्थों में हम इन्हें यूज़ करते हैं एक्चुअल में इनका वो अर्थ है ही नहीं। इन दोनों शब्दों के साथ जब हम अनेक विशेषण जोड़ते हैं, जैसे कुछ भी, मतलब इनके साथ हम एडजेक्टिव या आगे पीछे जोड़ देते हैं, भारतीय सभ्यता, प्राचीन संस्कृति, तो ये दोनों शब्द हमें थोड़ा बहुत जितना समझ में आते थे ना, वो और भी गायब हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया होगा, सबसे पहले जब आग बनी होगी, तो ऐसे तो आग बनी नहीं होगी, किसी ने इसका आविष्कार किया होगा, तो वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। आज हम आराम से आग जला लेते, खाना बना लेते, है ना। लेकिन सोचो, जिसने शुरुआत में आग की खोज की, वो कितना बड़ा आग का आविष्कर्ता होगा। इसी तरह जिस व्यक्ति ने सबसे पहले सोचा होगा कि लोहे के एक टुकड़ा किया जाए और एक सिरे में
एक सिरे को घिस करके बिल्कुल नुकीला बनाया जाए, दूसरे सिरे में धागा डाला जाए छेद करके, जिससे कपड़े सिले जा सकते हैं। मतलब हालांकि ये 2 ही एग्जाम्पल, क्यों एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं, अभी हम इस वीडियो में और भी एग्जाम्पल समझेंगे, बट 2 एग्जाम्पल समझे। पहला, आग का आविष्कार करा जिसने, तो आग के बारे में उसने खोज की। दूसरा, सुई धागे के बारे में। दूसरे में देखो सुई धागा, तो सुई धागा आज तो हमारे लिए बड़ी आम बात है, लेकिन सोचो जब शुरुआत में कपड़े फटे होंगे तो ही शायद सुई धागे की जरूरत पड़ी होगी। तो ये भी बहुत बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। किसी विशेष व्यक्ति की संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, अर्थात जो चीज़ उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। मतलब सिंपल सा समझिए कि आग की खोज करना अलग बात है, मतलब आग की खोज कर दी, दूसरा है सुई धागे की खोज की, तो ये दोनों क्या है, उसकी सभ्यता है। जिस व्यक्ति में योग्यता और प्रवृत्ति जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह उतना ही अधिक परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। मतलब जिस व्यक्ति में जो चीज़ जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा ही होगा। मतलब 2 चीज़ें समझिए, एक में है आपने किसी चीज़ की खोज करी, यानी कि रिजल्ट निकला। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने आग की खोज की, तो आग की खोज पहले हुई होगी या बाद में? सिंपल सी बात है, आग की खोज बाद में हुई होगी। तो आग की खोज करने की जो शक्ति है, जो वो माइंड में आया, वो पहले आया होगा, है ना। दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार, तो सुई धागे का आविष्कार तो हुआ बाद में, बट सुई धागे को बनाना चाहिए, ये जब माइंड में आया तो वो पहले आया होगा। अब आप सिंपल सा समझिए कि जो पहले आया वो है आपकी संस्कृति, जो बाद में आया वो है आपकी सभ्यता। मतलब जो रिजल्ट है वो सभ्यता है, रिजल्ट से पहले जो प्रयास होता है स्टार्टिंग, वो आपकी संस्कृति है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ना हो गया संस्कृति, एंड आपके कितने मार्क्स आएंगे ये उसका रिजल्ट होगा, तो ये होगी आपकी सभ्यता। तो इन्होंने कहा कि जिसमें जितनी अच्छी संस्कृति होगी उसका सभ्यता उतना ही अच्छा होगा। मतलब है जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे तो उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो संस्कृति पर देना है ना। तो संस्कृति अगर आपको अच्छी करनी है, अगर आपको सभ्यता अच्छी करनी है, अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो आपको संस्कृति अच्छी करनी पड़ेगी, यानी आपको तैयारी अच्छी करने की, पढ़ना अच्छा पड़ेगा, है ना। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो काम करना संस्कृति पर, रिजल्ट यानी कि सभ्यता अपने आप आ जाएगी। जिस व्यक्ति की बुद्धि या विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक व्यक्ति था, है ना। भाई जिस व्यक्ति को लगा कि भाई आग का आविष्कार करना चाहिए, जिस व्यक्ति को लगा कि सुई धागे की जरूरत पड़ रही है, इसका आविष्कार करना चाहिए, तो वही व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति है, संस्कृत व्यक्ति है, जिसके माइंड में ये चीज़ आई। उसकी संतान को अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही मिल जाती है। आज हम देखते हैं सुई धागा, हमें लगता है क्या मजाक चल रहा है, हमें लगता है आग का आविष्कार, तो हमारे लिए तो मजाक है ना, क्योंकि हमें ये चीज़ें अनायास ही मिल गई है, हमने कोई कोशिश प्रयास ट्राई नहीं किया। बट सोचो हमारे पूर्वजों ने बहुत कोशिश की इसके लिए, उससे वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, बट सुसंस्कृत नहीं कहलाया जा सकता। हम आग का और भी प्रयोग कर सकते हैं, हम सुई धागे से और भी नए नए ट्राई कर लेते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि हमने आविष्कार किया, बट हमने संस्कृति नहीं, क्योंकि संस्कृति तो हमारे पूर्वजों ने। सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे बाप दादा ने, किसी ने स्कूल बनाया, तो स्कूल बनाने वाला है संस्कृत व्यक्ति, वो है उसकी संस्कृति। एंड जब उसमें आगे काम किया, हो सकता है पढ़ाई उसमें अच्छी होने लगी, तो पढ़ाई है उसकी सभ्यता। लेकिन हमें लगा कि भाई इसमें अब लैब भी बनाने चाहिए, इसमें ग्राउंड भी बनाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, तो वो उसकी क्या होगी, सभ्यता हो जाएगी। आज के भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ और भी
अनेक बातों से परिचित है। इस कारण हम उसे न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना सुसंस्कृत नहीं कह सकते। यहाँ पर लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की ग्रेविटी की खोज की। अब संस्कृत कौन कहलाएगा? न्यूटन। संस्कृत का मतलब होता है जिसने उस काम की शुरुआत की। मान लीजिए स्कूल की शुरुआत की, तो स्कूल की शुरुआत करने वाला व्यक्ति संस्कृत होगा। न्यूटन की खोज करने वाला व्यक्ति संस्कृत होगा, तो न्यूटन का आविष्कार सभ्यता हो जाएगी। आज हम न्यूटन से परिचित हैं, आज हम ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण से भी परिचित हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण पर और बहुत सारे ट्राई प्रयास हमारे खोज हो रहे हैं, तो हम न्यूटन से ज़्यादा सभ्य कहलाए जा सकते हैं, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत नहीं हम कह सकते। यानी कि वो जिसके अंदर टैलेंट आ जाता है, वो सोच आ जाती है, वो आपका संस्कृत हो जाता है। अब दो चीज़ और समझेंगे हम, अपने संस्कृति और सभ्यता समझी। अब हम समझेंगे असंस्कृति और असभ्यता। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, असंस्कृति और असभ्यता में क्या अंतर है। मानव संस्कृति के माता पिता क्या भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, ये दो ही हैं। देखिए, हमें जब भी किसी चीज़ की हमने खोज की, तो सबसे पहली बात उस चीज़ की हमें ज़रूरत रही होगी, है ना। हमें आज किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस चीज़ की खोज करते हैं। हमें भूख लग रही है तो हम गैस ढूंढेंगे, चूल्हा ढूंढेंगे, खाना ढूंढेंगे, है ना। लेकिन पेट भरा हो तो हमें कोई लेना देना नहीं होता है। फिर कोई दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए अपने मुंह के कौर क्यों छोड़ देता है। अक्सर हमने देखा है, कई बार माँ क्या करती है, खाना खा रही हो, इतनी देर में देखेगी कि भाई हमारा बच्चा आ गया, तो अपना ना खा करके बच्चे के मुंह में उस खाने को डाल देती है, यानी कि बच्चे को खिला देती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दूसरों को खिलाना, दूसरों के लिए काम करना। माता अपने रोगी बच्चे को गोद में लिए सारी रात क्यों बैठी रहती है? क्या रीज़न है माँ का गोद में बच्चे को लेकर के बैठे रहना? कार्ल मार्क्स ने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए सारा जीवन बिता दिया। सिद्धार्थ ने अपना घर इसलिए त्याग दिया ताकि तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुखपूर्वक रह सके। काफ़ी सारे लोगों ने अपने लिए काम न करके लोगों के लिए काम किया। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी, अपना शरीर दे दिया ताकि मानव कल्याण हो, है ना। एक माँ भी अपने बच्चों के लिए कितना त्याग कर देती है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स की बात आई, उन्होंने मजदूरों को रोटी देने के लिए मतलब संघर्ष किया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने सिद्धार्थ का नाम यानी कि जो गौतम बुद्ध बने बाद में, तो गौतम बुद्ध ने भी मानव कल्याण के लिए अपना कार्य किया, उन्होंने भी। ओके, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये तो आपको समझ में आ गया कि सभ्यता बाद में है, संस्कृति पहले है, पढ़ाई पहले है, रिजल्ट बाद में है। तो संस्कृति का मतलब होता है पढ़ना एंड सभ्यता का मतलब होता है रिजल्ट, है ना। इसी तरह से ये हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके, आवागमन के साधन, परस्पर कट मरने के तरीके, यही सब हमारी सभ्यता है ना। भाई हम क्या करते हैं वो हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। भाई बहुत सारे लोग ये भी हैं, एक ने मोबाइल बनाया, दूसरे ने बम बनाया। मोबाइल ने सबको जोड़ के रखा, मोबाइल ने सबको तहस नहस कर दिया। तो अब बम बनाने वाले को, हमने स्कूल बनाने वाले को कहा कि वो संस्कृत है, संस्कृति है, तो क्या बम बनाने वाला भी संस्कृति होगा? नहीं। समझते क्या कहा इन्होंने, जो मानव विनाश और आत्मविनाश का आविष्कार कराती है उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, तो वो है उसकी असंस्कृति। आत्मविनाश के साधनों को सभ्यता समझे या असभ्यता, तो जिसके अंदर बम बनाने का टैलेंट था, जो नॉलेज थी, वो उसकी असंस्कृति, तो बम बना उसका असभ्यता। मोबाइल बनाने वाले के मन में जब आया तो वो थी संस्कृति, एंड जब मोबाइल बन गया तो वो इसकी सभ्यता। तो सभ्यता का मतलब हो गया है अच्छी चीज़ का बनना, एंड असभ्यता का मतलब है जो मानव विनाश करे उसका आविष्कार।
संस्कृत का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होगी तथा ऐसी संस्कृति का परिणाम असभ्यता होगा। भैया अगर आप हुड़दंग मचाएंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे आपके, है ना। तो आपने क्या करा, क्लास में हुड़दंग मचाया, तो क्लास में हुड़दंग मचाने वालों का संस्कृति होगी या असंस्कृति होगी, और उनका जो रिजल्ट है वो सभ्यता होगा या असभ्यता होगा। ये दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे ये लगे कि आपको संस्कृति, असंस्कृति, सभ्यता और असभ्यता अच्छे से समझ में आया। फिर से दो चीज़ बताऊं, एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ये है उसकी पढ़ना है, उसकी संस्कृति, एंड रिजल्ट है उसकी सभ्यता। अब एक बच्चा क्लास में बहुत हुड़दंग मचाता है तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, ये उसकी संस्कृति होगी या संस्कृति, सभ्यता होगी या असभ्यता, इसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे। हम अनेक बार संस्कृति और सभ्यता के खतरे में होने वाली बात भी सुनते हैं। हम अपने देश में हिंदू सभ्यता और संस्कृति के खतरे की भी बात सुनते हैं। हम मुस्लिम न तो हिंदू संस्कृति को समझते हैं और न मुस्लिम संस्कृति को यह क्या भला है। कई बार हम मुस्लिम संस्कृति, हिंदू संस्कृति भी बात करते हैं, है ना। तुम्हारी कौन सी सभ्यता है, तुम्हारे माँ ने, पापा ने, घर वालों ने यही सभ्यता सिखाई है। हिंदू और मुस्लिमों की संस्कृति तो समझ में आती है ना। तो भाई ये मतलब नहीं है, वो हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति अलग चीज़ है। हिंदू संस्कृति में फिर भी प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति का बंटवारा मौजूद है। वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज के बड़े कर्मठ हिस्से को दलित रखना ही कुछ लोगों की दृष्टि में प्राचीन हिंदू संस्कृति, कुछ लोगों ने उसे संकुचित कर दिया। तो वो हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता, मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम सभ्यता को भी तहस नहस कर दिया। एक्चुअल में संस्कृत और सभ्यता कुछ और है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध हमें होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु है। मुस्लिम संस्कृति, हिंदू संस्कृति, ये लोगों ने कूड़ा करकट अपने माइंड में रखा है। एक्चुअल में संस्कृति का मतलब होता है वो बातें जो किसी अच्छे काम को करती हैं, है ना। तो पढ़ना संस्कृति है। अब यहाँ पर कहाँ हिंदू संस्कृति और कहाँ मुस्लिम संस्कृति आ रही है, मुझे समझ नहीं आया, है ना। तो लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ दिया और हमें गलत चीज़ परोस दी। नए तथ्यों के दर्शन के लिए दलबंदियों की ज़रूरत नहीं है भाई। जो ये लोग हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति करते हैं, कहते हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति, अच्छी चीज़, अच्छे काम करना और उसमें जितना कल्याण कांड से है वही श्रेष्ठ और स्थायी है। तो भैया संस्कृति आपको समझ आई, सभ्यता आपको समझ आई। फिर से मैं दोनों चीज़ों को और क्लियर कर दूं। जिस चीज़ ने अच्छा काम किया, जो अच्छा रिजल्ट निकल के आया वो है आपकी सभ्यता। जो गंदा रिजल्ट निकल के आया वो है आपकी असभ्यता। जिसके कारण आपका अच्छा रिजल्ट आया वो है आपकी संस्कृति, और जिसके कारण आपका गंदा रिजल्ट आया वो है आपकी असंस्कृति। आई होप आपको संस्कृति, असंस्कृति, सभ्यता और असभ्यता समझ आया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं एक बार। तो पहला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं बन पाई। क्योंकि लोगों ने क्या करा, हमें गलत चीज़ परोस दी। हमारे माइंड में लोगों ने मुस्लिम संस्कृति, हिंदू संस्कृति, ये इसकी संस्कृति, उसकी गलत चीज़ें भर दी, इसलिए मैं सही समझ आया नहीं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता आया है, जिसको जैसा लगा वैसे कर दिया। इनके साथ अनेक विशेषण लगा दिए, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, है ना। तो ये इनके कारण संस्कृति का अर्थ ही बदल दिया। जबकि संस्कृति का मतलब होता था वो ज्ञान, वो शक्ति, स्किल, जिसके कारण हम कुछ कर पाते हैं। इन विशेषणों के कारण और भी गड़बड़ हो गया, है ना। तो कहाँ हम स्किल की बात कर रहे थे। मान लीजिए आपके अंदर मोबाइल बनाने की स्किल है तो वो आपकी संस्कृति थी, बट वो भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति से बिल्कुल अलग है। दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो भैया आग की खोज क्यों की होगी? मैंने आपको बताया, भैया हमें भूख लगी होगी, हमारा मन किया होगा, है ना, तो हमें आग की ज़रूरत पड़ी होगी, हमें लगा होगा कि भाई खाना पका करके खाना चाहिए। आग की खोज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है ना। भाई कच्चा खा रहे थे तो हमारे उस ज़रूरत की पूर्ति करी, और लोगों को लगा होगा, जिसने भी आग को बनाया होगा, मतलब उसकी खोज की होगी। आग की खोज के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। संभवतः आग की खोज मुख्य कारण शायद रोशनी की ज़रूरत रही होगी, या पेट की ज्वाला रही होगी, या ठंड से बचने के लिए रही होगी, या जानवरों से बचने के लिए रहा होगा। ये सारी चीज़ें अनुमानित हैं, बाकी क्या रहा होगा वो तो उसी को पता है जिसने बनाया। लेकिन एक्चुअल में पेट की ज्वाला, शायद हम खाने को पका करके खाएं। कई बार लाइट की का भी काम करती है आग। कई बार भाई ठंड से, आजकल तो ठंड से भी बच जाते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ देख ना पा रहा होगा, या ठंड से उसका बुरा हाल रहा होगा, या उसे भूख लगी होगी, उसे खाना बनाना होगा, तो उसे आग की ज़रूरत पड़ी होगी। कच्चे मांस वगैरह हम खाते थे, कंदमूल फल खाते थे, या खूंखार जानवरों को भगा दिया। आज भी लोग आग का प्रयोग करते हैं हथियार के रूप में जानवरों को भगाने के लिए। तो ये है वो रीज़न जो आपके साथ शेयर किए। बाकी इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, एंड मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियोज़ को कौन से स्कूल से देख रहे हैं। अगला है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? बहुत गजब सवाल है कि हम संस्कृत व्यक्ति किसे माने। अभी तक हमने संस्कृत व्यक्ति का मतलब होता है जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ता है ना, पंडित जी संस्कृत व्यक्ति है, बट ऐसा नहीं है। संस्कृत का मतलब होता है वो स्किल जिसके अंदर आ जाए, वो आपके अंदर भी आ सकता है ना। लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नए तथ्य का अनुसंधान करने का वो टैलेंट रखता है, वो स्किल है उसके अंदर। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी ज़्यादा होती है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होता है, उतना ही अधिक सभ्यता उसकी होगी। एग्जाम्पल मैंने दिया था पढ़ने का। पढ़ने की आपको जब आदत बन जाए, तो जितनी अच्छी आपको पढ़ने की संस्कृत होगी, उतने अच्छे आप रिजल्ट के सभ्य बनेंगे। न्यूटन का एग्जाम्पल दिया कि भाई न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण के मामले में संस्कृत व्यक्ति था। और आग जो है, आग की सुई, आग और सुई धागे का जो बनाने वाले के मन में जो स्किल आया, जो वो ज्ञान था उसको, वो उसकी संस्कृत है। इसी तरह से सुई धागे की बात कर रहे हैं हम, तो ये सारी संस्कृत है। जबकि संस्कृत कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट है बट वो यहाँ पर ये जो संस्कृत है वो अलग है। इसीलिए तो संस्कृत क्यों कहते हैं? संस्कृत का मतलब होता है ज्ञानी, है ना। आमतौर पे संस्कृत का मतलब होता है ज्ञान के अर्थ में, जिसके अंदर ज्ञान है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में सिमट सा गया है। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए? भाई न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कहा? क्योंकि उसी ने, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले सभी लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? भाई करने वाला तो एक ही होता है ना। आज जो है लोगों ने मोबाइल के ऊपर और बहुत सारे रिसर्च कर दिए, 3G आ गई, सिम 4G आ गया, लेकिन जिसने वो सिम बनाई होगी शुरुआत में, वही तो संस्कृत व्यक्ति है। आज हम लोगों ने मिनी सिम और माइक्रो सिम और पता नहीं क्या क्या बना दिए, 3G सिम, 4G सिम, मतलब, लेकिन सबसे पहले तो वही आपका संस्कृत व्यक्ति माना जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। सिंपल सी बात है, वह संस्कृत मानव था क्योंकि उसी के अंदर वो टैलेंट, वो दिमाग और वो ज्ञान था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के उस गुरुत्वाकर्षण पर और भी ज़्यादा खोज करके नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, तो वो न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं, बल्कि न्यूटन से ज़्यादा भले सभ्य बन सकते हैं, क्योंकि वह न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है। स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया, तो स्कूल बना दिया जिसने, वो बना दिया, बट उसमें अब लैब भी होना चाहिए, ग्राउंड भी होना चाहिए, उसमें लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, उसमें अलाना फलाना, मतलब ये सारी चीज़ें क्या सभ्य बनाती हैं। बट संस्कृत कौन है? जिसने वो स्कूल बनाया था।
ओके, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, अभी आपको बताया हमने कि सुई धागे का आविष्कार किया होगा तन ढकने के लिए जब कपड़े फटे होंगे। सबसे पहले तो कपड़ा रहा होगा, उस कपड़े को सिलने के लिए सुई धागे की जरूरत पड़ी होगी। उसके बाद दो कपड़े रहे होंगे, दोनों को आपस में जोड़ने का काम सुई धागे ने किया होगा। ठंड से बचने का उद्देश्य भी रहा होगा, भाई कपड़ा था ऐसे ही लपेट दिया, वैसे ही लपेट दिया तो बार बार वो सरक जाए। फिर सोचा भाई सुई धागे से किस तरह से हम हाथ बनाए, इस तरह गले में बनाए, है ना, सलवार बनाए, पजामे बनाए, पैंट जीन्स बनाए, और आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे वो सजाने का भी प्रयोग करने लगे हैं। आज देखते हैं आप लोग फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं। एक टाइम था फटे कपड़ों को सिलने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, लेकिन आज तो क्या कहें हम, सही कपड़ों को फाड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या संस्कृत और क्या सभ्यता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? वो फनी और प्यारे से एक्सपीरियंस आप ज़रूर हमें कमेंट में रख सकते हैं। शरीर को ठीक प्रकार से सजाना और भाई हमारा जो शरीर दिखे ना, फट गया कई जगह से तो ठीक है, बट अब वो लोगों में हास से परिहास का विषय ना बने, इसलिए उसे सिल दिया। बट आज तो लोग फाड़ देते हैं। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, यानी कि इसको बांटा नहीं जा सकता। हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ये बौद्ध संस्कृति, किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना। हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, मतलब यार मानव तो मानव था, उसे भी बांट दिया लोगों ने। हवा बांट दी, खेत खलियान बांट दिए, भाई खेत तो एक ही था ना आर पार, बट उसे बांट दिया, इधर तुम्हारा इधर हमारा। धर्म के नाम पर भी संस्कृति को बांट दिया है, कई बार हिंदू मुसलमान कर दिया है, देश अलग अलग हो गए, जबकि माटी एक है, धरती एक है, नदी एक ही सब जगह बह रही है, बट ये तुम्हारी नदी है, ये हमारी नदी है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है किन्हीं दो प्रसंगों का। तो एक और प्रसंग है जहाँ पर हमने कार्ल मार्क्स को देखा, जिन्होंने संसार को दुखी देखा और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करने के लिए उसने अपना सारा जीवन लगा दिया। दूसरा, सिद्धार्थ की बात करें, मानव कल्याण के लिए उन्होंने घर ही छोड़ दिया, पूरा राजपाट छोड़ दिया। तीसरा, हम यहाँ पर जापान में जब परमाणु गिराया गया तो सनातनियों ने, संस्कृतियों ने, जो मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग थे, इन्होंने इसका विरोध भी किया। भाई विज्ञान को ऐसे ना बनाओ कि वो हमें ही निवाला बना दे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो महर्षि दधीची हैं, उन्होंने अपने लिए ना करके संसार के लिए काम किया। इसी तरह से आप आज कलयुग में सोनू सूद जैसे पर्सनैलिटी को देखते हैं, जिन्होंने कोरोना में बहुत हेल्प करी लोगों की, अपना धन लोगों के लिए। अब बाकी आप भी कुछ दो चार नाम कमेंट में ज़रूर रखें जिनको आपको लगता है कि इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम किया, वो कौन थे। तो भाई साहब सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में क्लियर कर दी, करने की कोशिश की। भाई कितना सफल रहा हूँ वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पूरे आंसर क्वेश्चन भी समझा दिए हैं, चैप्टर भी एक ही क्लास में समझ आ गया, हमें अच्छे से समझ आया होगा। कितना समझ आपको अब लगा और कितनी समझ आपको क्लास में लगी, अपने प्यारे से एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहें। और कौन से टॉपिक चैप्टर पे आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पे आपको ग्रामर के सभी टॉपिक्स, साथ में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इनके क्वेश्चन आंसर के MCQs की प्रैक्टिस की वीडियोज है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ नंबर ID डिस्क्रिप्शन में है। जाइए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।